की जगह क्या है y और वॉल्यूम की जगह क्या है x। तो देखो y और x कैसे हैं, उल्टे में है। उल्टे में तो ग्राफ की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन जब 1/v को रखूंगा तो 1/v की जगह तो क्या लिखना है x, दोनों ऊपर ही हैं, दोनों ऊपर ही हैं, तो ग्राफ जो है वो कैसा चला गया, लीनियर ग्राफ, क्योंकि दोनों की पावर। चलिए बेटा, तो आज का जो हमारा काम है वो अब हमने क्या करना है उस पर ध्यान देंगे। सारे बच्चे की चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है गौर करेंगे भाई। कि लास्ट टाइम जो है वो हमने किसके बारे में बात कर ली थी, प्रेशर के बारे में। कि प्रेशर का फॉर्मूला जो है वो क्या था, 1/3 रो सी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बेसिस पे अब हमने जो है वो काम जो करना है उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो वो काम जो है वो क्या करना है, सुने भी ध्यान से। कि हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज रिलेशन बिटवीन, रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये एक चीज है कि काइनेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड कर देना है, वॉल्यूम से, एंड प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और प्रेशर का रिलेशन जो है वो हमने बनाना है। किस तरीके से ये काम हमारा चल रहा होगा उसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं होंगी। कि एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, प्रेशर है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है। एक चीज जो है वो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, उसके बारे में चर्चा जो है ना वो हमने करनी है। प्रेशर, प्रेशर को हम पहले से ही जान चुके हैं कि सर प्रेशर का फॉर्मूला कितना था, 1/3 रो और सी का क्या था, स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास था किसके लिए, प्रेशर के लिए। कि प्रेशर का फॉर्मूला कितना था, 1/3 रो सी स्क्वायर। ठीक है, आज उतारने का समय जो है वो थोड़ा सा कम रखेंगे हम। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर हमने क्या पढ़ रखा है, हाफ एम और वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कि प्रेशर का फॉर्मूला तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर ही लिया था कि प्रेशर क्या होता है, 1/3 रो सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम जानते ही आए हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की जगह हमने क्या यूज करना है, वेलोसिटी की जगह हमने क्या यूज करा था, सी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, सी का स्क्वायर लिख लेता हूँ। फिर अगला काम जो मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए था। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको किससे डिवाइड कर दूंगा, वॉल्यूम से। तो ये काम क्या बनेगा, हाफ एम सी स्क्वायर जो मेरे पास था, इस काम को मुझे डिवाइड कर देना है किससे, वॉल्यूम से। और अगर मैं मास को वॉल्यूम से डिवाइड करता हूं, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और मास बाई वॉल्यूम अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डेंसिटी। तो 1/2 रो और सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये काम जो है ना वो हमारे पास बनेगा। दोबारा देखो, मुझे काम जो है वो क्या करना है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द प्रेशर। प्रेशर के बारे में बात करूं तो प्रेशर तो हम जानते ही हैं कि सर जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला किसके बराबर है, 1/3 रो सी स्क्वायर के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, हाफ एम सी स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी बाई वॉल्यूम, तो काइनेटिक एनर्जी थी, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करा, मास बाई वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर हो जाती है, डेंसिटी। मुझे जो रिलेशन चाहिए वो किस किस में चाहिए था, इन दोनों में। तो इसको लिख लेता हूं कि काम जो है वो हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो काम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ रो और इंटू में कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे पास बन गई, जिन जिन में हमें रिलेशन चाहिए था वो दोनों काम जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। और अगर वो दोनों काम हमारे पास आ चुके हैं तो अब इस इक्वेशन को क्या मान लेता हूं मैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, और इस वाली इक्वेशन को अगर मैं नाम दूं तो इसको क्या नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करने लग जाऊं तो मेरे पास काम क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सेकेंड से डिवाइड करूं तो चीजें जो है वो हमारे पास क्या बनेंगी उसके बारे में ध्यान देंगे। कि प्रेशर, अच्छा इसको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं के ई डैश लिख देता हूं। के ई डैश, के ई तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करा तो क्या बन गया मेरे पास, के ई डैश बन गया। तो प्रेशर है ही, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो काम था वो मेरे पास क्या था, 1/3 रो सी का स्क्वायर, और इसके बारे में बात करूं तो ये कितना है, हाफ रो और इंटू में कितना हो गया, सी स्क्वायर। तो रो सी स्क्वायर से रो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है वो डिवाइड के डिवाइड में था, कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये रिलेशन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि प्रेशर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर हो गया है, 2/3 के। ठीक है, ये काम जो है वो हमारा बन जाएगा। यही रिलेशन जो है वो मुझे इनके बीच में चाहिए था। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे, काम करना क्या कुछ है गौर कर रहे होंगे। कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, 1/3 रो सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास किसका है, प्रेशर का है। कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, ये काम हमारे पास है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम
सी स्क्वेयर हमारे पास है, वी स्क्वेयर होती है ना, वी को ही हमने क्या माना था, सी माना था। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करा, मास बाय वॉल्यूम क्या बन जाता है, डेंसिटी बन जाता है। दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, और दोनों को अगर मुझे डिवाइड करना है तो मेरे पास जो आंसर कट के आता है दैट इज योर 2 डिवाइडेड बाई 3। ये काम जो है ना वो हमने करना है। इस काम को उतारिए फिर अगले वाले काम पे चलेंगे। इसके अंदर फिर इस रिलेशन से क्या लिखेंगे, हेंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, हेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस is equal to 2/3 is equal to 2/3 is equal to 2/3 of average kinetic energy per unit volume, average kinetic energy per unit volume, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये चीज जो है ना वो आपने सीख लिया भाई, डन है इतनी बातें। इसके बाद जो अब हमने काम करना है उस चीज पे अब ध्यान दे रहे होंगे सारे बच्चे जो है वो गौर करेंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो वो पूछ रहा होगा भाई, ठीक है। अब जो काम है वो हमने कुछ लॉज जो हमारे पास अवेलेबल हैं आइडियल गैस से रिलेटेड उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लॉ हमारे पास है दैट इज योर बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करेंगे अलग अलग लॉज हमारे पास हैं, केमिस्ट्री में भी आप इन सभी लॉज को पढ़ते हैं, वही लॉज जो है वो हम कहाँ पढ़ रहे होंगे, अब यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आइडियल गैसेज से रिलेटेड हमारे पास अलग अलग लॉज हैं, जिनमें सबसे पहला जो लॉ है सर वो हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ है, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा आपने, शायद पढ़ चुके हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ के बारे में अगर मैं बात करूं, मतलब कुछ लॉज हैं जो आइडियल गैस को गवर्न करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो आपको पता होती है वो क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास, कि पीवी जो है वो किसके बराबर होती है, एनआरटी। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो दोनों तो क्या ही रहते हैं, कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास मेन जो काम चलता है पीवी का और किसका चलता है, टेम्परेचर का। मतलब तीन अलग अलग चीजें हैं, प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन, मतलब तीन बातें हैं, एक तो क्या है प्रेशर, एक क्या है वॉल्यूम, और एक क्या है टेम्परेचर। किसी भी एक को कांस्टेंट करेंगे बाकी दो के बीच में क्या लगेगा, रिलेशन आएगा। उन्हीं के बेसिस पे तीन लो हमारे पास है। पहला जो लो है उसका नाम क्या है, बॉयल्स लो। वो किसको कांस्टेंट करवाता है, बॉयल्स लो जो है वो आइडियल गैस में किसको कांस्टेंट करवाता है, टेम्परेचर को। कि इफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट तो यही काम जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कि एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो क्या कर दिया, बॉयल्स लो ने कांस्टेंट कर दिया। तो हमारे पास क्या बन जाता है कि पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर। यही जो काम है वो आपने किसके लिए पढ़ा था, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब पढ़ रहे हैं आइडियल गैस के लिए, कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। बॉयल्स लो ने क्या कहा है वो तो मैं लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखवाऊंगा आपको। अभी के लिए हमने क्या जानना है कि बॉयल्स लो ने कहा है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एन और आर तो वैसे कांस्टेंट है, बॉयल्स लो के अनुसार कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या बन गया कि पीवी इज इक्वल टू क्या बन गया है, कांस्टेंट बन गया। तो पी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो पी क्या बन जाएगा मेरे पास, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये चीज हमारे पास है। तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है किसके, वॉल्यूम के। इस तरीके से एक कंक्लूजन तो ये निकल गया हमारा कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो क्या होते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखता था, पी इनिशियल वी इनिशियल किसके बराबर होता है, पी फाइनल वी फाइनल। थर्मोडाइनमिक्स में यही तो सीखा है तुमने। तो अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इनिशियल डिवाइडेड बाई प्रेशर फाइनल किसके बराबर है, वॉल्यूम फाइनल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इनिशियल। इस तरीके से डाटा जो है सर वो हमारे पास है कि प्रेशर फाइनल और इनिशियल की टर्म में वॉल्यूम फाइनल और इनिशियल का डाटा आपने निकाला है। मतलब कि इसी तरीके से अगला लो है चार्ल्स लो, वो वॉल्यूम को कांस्टेंट करेगा, ठीक है, या प्रेशर को कांस्टेंट करने वाला फिर अगला लो जो है ना वो हमारे पास है। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमारे पास है। बॉयल्स लो जो है वो क्या कहता है कि टेम्परेचर क्या है अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम की मल्टीप्लाई जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इन चीजों को अभी पहले एक बार लिखेंगे लैंग्वेज के फॉर्मेट में और फिर जो है वो हम आगे बढ़ रहे होंगे। लिखना शुरू करेंगे, हेडिंग डालें बॉयल्स लो और उसके अंदर लिखना शुरू करेंगे, इट स्टेट्स दैट volume of a given gas
वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस is inversely proportional to pressure provided the inversely proportional to pressure provided the temperature remains constant, provided the temperature remains constant। कि अगर टेम्परेचर को सेम रखें तो टेम्परेचर को सेम रखने से क्या होगा, टेम्परेचर सेम रखेंगे, वो इक्वेशन हमारे पास है, मतलब आइडियल गैस को गवर्न करने वाली इक्वेशन का नाम क्या है, ये पीवी इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी हमारे पास। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो मैंने आपको क्या बताया, वही कि वॉल्यूम जो मल्टीप्लाई में थी वो कहां चली जाएगी, डिवाइड में। पी और वी कैसे हो गए, इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही तो बात लिखी तुमने कि प्रेशर और वॉल्यूम कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। कब, जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो एक बार डाटा इनिशियल के लिए और एक बार डाटा किसके लिए, फाइनल के लिए। एक बार फाइनल को नीचे ले आए, ये इनिशियल जो है वो कहां चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। अगर इसके ग्राफ हम बनाना चाहें तो चीजें जो है हमारे पास कुछ कैसे बनेंगी, सुनो ध्यान से भाई, कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो हमारे पास कुछ कैसे है कि ये जो है ये प्रेशर है और ये जो है ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कैसे हैं, इनवर्सली, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो बेटा वो कैसा जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा ग्राफ जाता है, एक ऊपर है एक नीचे है, ऊपर और नीचे वाले ये जो है कैसे होते हैं, इनवर्सली, और अगर इनवर्सली है तो ग्राफ जो है वो कैसा चला जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगली जो चीज है वो क्या करनी है आपने, अगले काम पे अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीज है वो हमारे पास क्या होगी, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये काम क्या है, प्रेशर है, और यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या है, 1/वॉल्यूम। अब समझना ध्यान से, ये ग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बात करूं यहां से, देखो प्रेशर जो है वो कहां लिखा है सर, वाई एक्सिस पे, ठीक है, और 1/वॉल्यूम, 1/वॉल्यूम जो है वो कहां लिखा हुआ है, एक्स पे। पूरे के पूरे 1/v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पूरे के पूरे 1/v की जगह जो मैं लिख सकता हूं उसका नाम क्या है, एक्स है। 1/v, पूरे के पूरे 1/v पे अगर मैं लिख सकता हूं वो नाम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब y की पावर कितनी, 1, और x की पावर भी कितनी, ये मैं कौन से ग्राफ के लिए बता रहा हूं, उस वाले ग्राफ के लिए। दोनों की पावर 1 है, और अगर दोनों की पावर 1 है तो ग्राफ जो है सर वो कैसा चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ जो है वो हमारा कैसा चला जाएगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। दोनों ग्राफ में अंतर है सर, यहाँ पे भी प्रेशर है, वहां पे भी क्या है, प्रेशर, लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस को देखो तो यहाँ पे जो आदि क्या दिख रहा है, v, और वहां पे क्या दिख रहा है, 1/v। तो v के साथ तो कैसा रिलेशन है, इस वाले ग्राफ में अगर मैं बात करूं तो काम जो है वो आपने क्या करना है, समझो ध्यान से, यही चीजें समझने लायक है बेटा, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। प्रेशर की जगह क्या है, y, और वॉल्यूम की जगह क्या है, x। तो देखो y और x कैसे हैं, उल्टे में है, उल्टे में है तो ग्राफ की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन जब 1/v को रखूंगा तो 1/v की जगह तो क्या ही लिखना है, x। दोनों ऊपर ही हैं, दोनों ऊपर ही हैं, तो ग्राफ जो है वो कैसा चला गया, लीनियर ग्राफ, क्योंकि दोनों की पावर जो है मानी वो कैसी थी, स्ट्रेट लाइन थी। इस तरीके से काम जो है हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ। इसको जो है वो हम काम को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको जो है फोटो ले लेंगे, बाद में उतारेंगे हम, ठीक है, क्योंकि काम थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। अब अगला जो काम है बेटा, दोनों जगह सेम कहां लिखा है, यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा है, वॉल्यूम, और वहां पे क्या लिखा है, 1/वॉल्यूम। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो एक्स एक्सिस की जगह मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिखूंगा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। प्रेशर कहां लिखा है, y एक्सिस पे, ठीक है, 1 की जगह 1 लिखा, और वॉल्यूम जहां लिखा है वहां पे मुझे क्या लिखना है, x लिखना है। तो y ऊपर है और x कहां है, नीचे। ऊपर और नीचे है तो इनवर्स है, इनवर्स है तो कैसे ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पे अगर मैं बात करूं तो y एक्सिस की जगह मैं क्या लिखूं, p लिखूं, और 1/v की जगह मैं क्या लिखूं, x लिखूं। तो 1/v की जगह मुझे क्या लिखना है, x। दोनों की पावर कितनी है, 1, 1 पावर है तो ग्राफ की शेप जो है वो कैसी चली जाएगी, लीनियर ग्राफ होगा, और इस तरीके से काम जो है वो हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो प्रेशर की जगह मुझे y रखना है, वॉल्यूम की जगह मुझे x लिखना है। y और x जो है वो कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ये बात। वहां पे अगर मैं बात करूंगा पूरे के पूरे 1/v की जगह x लिखना है। दोनों चीजों में अंतर है, देख पा रहे हो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम, वहां पे क्या लिखा है, 1/वॉल्यूम। तो जैसी चीज है वही तो x एक्सिस की जगह रखी जाएगी। ये काम जो है ना वो हमने करना है, डन। अगली जो बात है वो आपने क्या करनी है, अगली जो चीज है वो हमारे पास क्या है, चार्ल्स लॉ है। अगला जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है,
चार्ल्स लो के बारे में हम बात करेंगे। काम वही चलना है, एक ही चीज हमारे पास है, उसको जो है वो आपने लिखते हुए चलना, उतनी जगह छोड़ देंगे बेटा, उसी हिसाब से काम कर लेंगे कि काम जो है वो अब हमारे पास दोबारा से आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है कि पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एनआरटी के बराबर है, कि पीवी जो है वो किसके बराबर है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब इसमें अगर मैं बात करूंगा तो चार्ल्स लो कहता है कि प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, कि प्रेशर जो है सर वो क्या रहे, कांस्टेंट। तो प्रेशर जो है उस वाले पार्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। एन और आर जो है वो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T हमारे पास। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है कि चीजें जो आपने क्या करना है, चार्ल्स लो के बारे में बात करनी है। तो चार्ल्स लो जो है उसके बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एनआरटी के बराबर है। अगली जो बात है वो हमारे पास क्या होगी, प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट, एनआरबी क्या है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज डायरेक्ट फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का। वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो काम जो है ना वो हमने करना है कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर प्रेशर जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, प्रेशर जो है अगर वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम जो है वो किसका डायरेक्ट फंक्शन हो जाएगा, टेम्परेचर का, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको अगर मैं थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहूंगा तो वॉल्यूम इनिशियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फाइनल, और वो बराबर हो जाएगा किसके, टेम्परेचर इनिशियल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर फाइनल। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमारे पास है कि ये काम जो है वो हमने करना है। दोबारा देख लो काम क्या करना है, ठीक है। अगले वाला लो बताऊंगा तो टेम्परेचर पिछले में हो चुका है, इसमें क्या हो गया, प्रेशर। तो अगले वाले में क्या कांस्टेंट हो जाएगी, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी। तो चार्ल्स लो ने क्या कहा, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बातें हम करेंगे, ग्राफ वगैरह इसके बनवा दूंगा, पहले हेडिंग डालिए और इसकी लैंग्वेज जो है उसको लिखना शुरू करेंगे। पहला जो काम है वो हमने किसके बेसिस पे करना है, चार्ल्स लो लिखें। इट स्टेट्स दैट if pressure remains constant, it states that if pressure remains constant, then volume if pressure remains constant, volume of given mass of a gas, volume of given mass of a gas is directly proportional to volume of given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature, directly proportional to its absolute temperature, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। सुनो ध्यान से कि चीजें जो है वो हमारे पास क्या है, कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो वॉल्यूम यहाँ पे रखी, टेम्परेचर यहाँ पे रखे, दोनों जो है वो कैसे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। तो ग्राफ जो है वो कैसा चला जाएगा, ये ग्राफ चला जाएगा कब, जब प्रेशर जो है सर वो क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। ठीक है, ये बातें जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको बाद में उतार लेंगे, इतनी जगह छोड़ देंगे इसके साथ। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने कर लिया, कोई दिक्कत है इतने काम में। अब अगला नंबर किसका आ जाएगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट करने का। ठीक है, वो जो लो है उसका नाम है गेल-लुसैक लो। ठीक है, काम जो है वो हमने क्या करना है, इसमें वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इन्होंने क्या कहा है, इस वाले लो के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो अब वॉल्यूम को क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है, कि वॉल्यूम जो है सर वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चीजें जो है वो हमने क्या करनी है, कि कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है, चीजें जो है वो आपके पास क्या है, कि पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर है, पीवी बराबर होता है एन आर टी के, कि पीवी जो है वो किसके बराबर है, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये काम जो है ना वो हमने करना है। उसके अनुसार अब अगर हम बात करें तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट, छोड़ दो, एन कांस्टेंट है और आर भी क्या है, कांस्टेंट। तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। इस तरीके से काम हमें पता है। वही चीजें जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन उठानी है, नाम याद रखना है। बॉयल्स लॉ में क्या सेम रखना है, टेम्परेचर। चार्ल्स में क्या सेम रखना है, प्रेशर। और यहाँ गेल-लुसैक लॉ में किसको सेम रखना है, वॉल्यूम को। बाकी सारा डाटा तो ऑटोमेटिक बन रहा होगा कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के।
तो P इनिशियल डिवाइडेड बाई P फाइनल, P इनिशियल बाई P फाइनल किसके बराबर हो जाएगा? T इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि चीजें जो है वो मेरे पास क्या बन जाएंगी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हमें क्या पता है सर कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कैसे रहेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई बात ही नहीं है। तो P इनिशियल बाई P फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल बाई T फाइनल, ये काम करेंगे। ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हैं तो ग्राफ जो है वो कैसे बन जाएंगे? इस तरीके से चीजें जो है वो ग्राफ के लिए चल पड़ेंगे कि यहाँ पे आपने किसको रखा? प्रेशर को, यहाँ पे किसको रखा? टेम्परेचर को। प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ जो है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ चला जाएगा, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है वो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये बन जाएगा कि वॉल्यूम जो है सर वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात हम लिखना शुरू करेंगे, हेडिंग डालें, उतनी जगह छोड़ देंगे पिछले वाले सवाल के लिए, और इसके लिए काम जो है ना वो हम लिखना शुरू करेंगे। इट स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट if volume remaining constant, this law states that if volume remaining constant, the pressure of volume remaining constant, the pressure of a given mass of a gas, pressure of given mass of a gas is directly proportional to pressure of given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature, is directly proportional to its absolute temperature, directly proportional to its absolute temperature। ठीक है जी, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट हम ले लेंगे, फोटो ले लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, वो मेरे पास एक बार शेयर कर देंगे। अब जो काम है वो हमने किसके बारे में बात करनी है? अब हम डिस्कस करने चले हैं किसके बारे में? आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सुने बेटा ध्यान से कि वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इनके लिए उतनी उतनी जगह छोड़ देंगे ताकि आपका काम जो है वो थोड़ा सा इफेक्टिव हो सके। तो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो सर हमें क्या पता है कि पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर है? एनआरटी के बराबर है। ठीक है, ये हमें पता है कि पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी। जो ये आर डिस्कस करना है आज हमने कि ये आर जो है वो क्या है, इसके अलग अलग स्वरूप, इसके अलग अलग यूनिट जो हैं, या इसकी अलग अलग वैल्यूज जो हैं वो क्या क्या रहेंगी। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी का मतलब जानते हैं प्रेशर है, वी का मतलब क्या है? वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, और टी जो है वो क्या है? टेम्परेचर है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आर के बारे में। आर जो है वो हमारे पास क्या है? आर के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो आर जो है वो हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कि काम जो है वो हमारे पास क्या हो गया कि वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? चीजें जो है वो इस तरीके से हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और आर की अगर मैं बात करूंगा तो आर जो है वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो चीजें क्या बन जाएंगी? पीवी डिवाइडेड बाई आर तो वहीं रखा है, तो ये क्या बन जाएगा? एन इंटू में टी। कोई बच्चा बता सकता है कि पीवी की यूनिट क्या बनेगी? पी और वी की इकट्ठी मिलकर यूनिट क्या बनेगी? कोई बच्चा जवाब दे, मैं मान जाऊंगा भाई। पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, किसके बराबर होना चाहिए? क्या होनी चाहिए निक्की? प्रेशर इंटू वॉल्यूम मिलके क्या बनाता है? अगर आपको याद हो तो आपने एक काम करा था, वर्क डन जाना था थर्मोडाइनमिक्स में, वो किसके बराबर था? पीडीवी के बराबर था। वर्क डन किसके बराबर था? पी इंटू में डीवी। पी का मतलब क्या था? प्रेशर। डीवी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, या वॉल्यूम लगा लो आप। ठीक है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वर्क के। और वर्क की यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो है वो मिलके क्या बना सकता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम मिलके जो है सर वो क्या बना सकता है? जूल बना देगा। समझ आ गई इतनी बात तो आपको? ठीक है, अगली जो बात है एन। एन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किस में होते हैं? मोल में होते हैं। और टेम्परेचर जो है वो किस में होता है? केल्विन में। तो अगर मैं बात करूंगा तो आर जो है, आर की वैल्यू जो है वो सर सबसे बेसिक वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल और इंटू में कितना हो गया? केल्विन। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। आर की बात करूंगा तो एनटी जो मल्टीप्लाई में था वो कहां चला जाएगा? डिवाइड में। पीवी जो है वो क्या है? वर्क डन है, और वर्क डन जो है वो क्या बन गया? जूल।
एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स हैं और टी का मतलब क्या है, केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। ये काम जो है ना वो हमारे पास बन गया। तो आर, आर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर जो है वो हमारे पास क्या बन गया, आर जो है वो कितना है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास किसके लिए आ गया, आर के लिए। इसकी और भी अलग अलग वैल्यूज हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले इसको उतारें कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है सर वो हम जानते हैं, और एक आइडियल गैस इक्वेशन जो है सर वो हमारे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी है, जिसमें अगर हम बात करें तो इस तरीके से काम जो है वो हमारे पास है। ये जो है इसकी एसआई यूनिट आपने लिख दी है, जूल पर मोल पर केल्विन। करें बेटा करें जल्दी, शाबाश। डन हो गया ये पोर्शन। ये वैल्यू जो है बेटा वो कैलकुलेट करी जाती हैं कि आइडियल प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो है ना वो हम इस वैल्यू को जब निकालते हैं कि हमारे पास कंडीशन होती है, ठीक है, वॉल्यूम ली जाती है 22.4 लीटर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे जब हम इन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर किस में चला जाता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसी की दूसरी वैल्यू जो है जब हम निकालते हैं, मतलब कि जूल, जूल जो है वो तो क्या है, एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की और यूनिट आपने जो पढ़ रखी है वो क्या है, कैलोरी है, ठीक है। टेम्परेचर जो केल्विन में है, केल्विन के टेम्परेचर को आप किस में ले सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो आपको जो है वो एक बात पता होती है, सिंपल सी एक बात है, याद करने का तरीका जो है वो मैं बता देता हूं कि जूल जो है वो छोटी यूनिट है और कैलोरी जो है वो क्या है, बड़ी यूनिट है। और एक कैलोरी जो है वो किसके बराबर होती है 4.2, वैसे तो 4.18 होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो हम कितनी मान लेते हैं 4.2 जो है, मान लो मैं उसको वैल्यू लेके चलूं, तो काम जो है वो हमने क्या करना है कि ये जो आर की वैल्यू है, ये जो है ये इसकी कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है आर की, ठीक है। अलग सिस्टम में अगर मैं चलना चाहूं तो मुझे क्या पता है कि एक कैलोरी जो है वो किसके बराबर है 4.2 जूल के बराबर होती है। तो अगर इसी वैल्यू को मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो ये आर की वैल्यू जो है वो बन सकती है 1.98 जूल की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, मोल की जगह तो मोल ही रहेगा, और अगर मैं बात करूं तो केल्विन की जगह मैं डिग्री सेल्सियस लिख सकता हूं। सेल्सियस जो है केल्विन का कन्वर्जन किस में कर दिया, ये दूसरी यूनिट बन गई और इसको कहा गया है सीजीएस यूनिट। ये इसकी कौन सी यूनिट है, सीजीएस। अच्छा एक बात और मैं बार बार जो तुमसे कर रहा था, आने वाले टाइम में और भी हम करेंगे, दैट इज योर केबी। केबी क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। केबी जो है वो क्या होता है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मैंने कहा था कि एक समय आएगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर को भी और केबी को भी। और केबी जो है सर वो हमारे पास होता है आर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, और आर को जब इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 1.38 10 की पावर माइनस का 23, और नंबर ऑफ मोल से तो डिवाइड कर ही चुके हैं, तो ये आंसर आ जाएगा जूल पर केल्विन में। किस में आंसर आ जाएगा, जूल पर केल्विन में। इतना डाटा जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां तक की बातें जो हैं वो हमने डिस्कस करी हैं, ठीक है, करेंगे भाई। तो वर्ड जो है वो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस कर लिया था दैट वाज योर एनर्जी, एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये काम जो है ना वो हमने डिस्कस कर लिया था, इसी के बारे में चर्चा जो आवाज हमने शुरू करनी है। आवाज नहीं करेंगे, मैंने कहा था कि पहले 3 दिन बस पहले 2 पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे, और अगले 3 दिन सिर्फ तीसरे के बारे में बात करेंगे। तो अगले 3 दिन जो है वो शुरू हो गए हैं, सारे बच्चे जो है वो ध्यान से समझेंगे। एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये काम जो है सर वो हमने सीखा था। और एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब अब यहां पे किससे था, टोटल एनर्जी से था, कि टोटल एनर्जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो टोटल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला मुझे पता है, और वो फॉर्मूला जो है वो हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर। और ये जो आंसर आता है ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। आवाज ना करें, अब बोर्ड पे ध्यान दें सारे बच्चे।
कि लास्ट टाइम जो है ये सबसे मतलब कि जो याद करने लायक, जो हमें याद भी हो गया था, वो फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। और ये आंसर किस में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इससे जस्ट पहले वाले वर्जन के बारे में अगर मैं बात करूं, हालांकि वो याद होगा नहीं, फिर भी जो अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या था, माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर या ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। कि अगर मैं बात करूं एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो कितना है, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, एन स्क्वायर। ये काम जो है वो हमने करना है। और एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो काम क्या बन जाएगा, माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है सर वो हमें पता है, इतनी बातें जो हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें जो कॉन्स्टेंट है उनकी जगह 13.6 लिख सकते हैं। या एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात करूं तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। मानते हो आप इतनी बात को? ठीक है, अब मैंने आपको जो है थर्ड पोस्टुलेट जो है वो समझा रखा है। एनर्जी का ये फॉर्मूला है, इसका आज हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही बेसिक सा काम, पूरी फिजिक्स में सबसे आसान काम जो है वो आपका चला हुआ है। घर जाके इस पर थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो चीजें बिल्कुल आसान जो है वो आपके लिए लगेंगी। कि काम जो है वो आपने क्या करना है, सुनो भाई ध्यान से। कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या है कि हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर, हमने क्या मान लिया, लेट अस कंसीडर कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम N1 शेल टू N2। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 से उठ के कहां चला जाता है, N2 पे चला जाता है। कि N1 शेल से उठा और N1 शेल से उठ के वो कहां चला गया है, N2 पे। उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो लोअर स्टेट से कहां चला गया, हाइयर पे। ठीक है, तो N1 जहां से गया है वो एक तरीके से क्या कहलाएगा, इनिशियल कहलाएगा। जहां से जाता है वो क्या कहलाया है, इनिशियल। और जहां पे पहुंचेगा वो चीज जो है वो क्या कहलाएगी, फाइनल। और हमने क्या माना है कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से उठ के N1 जो डिनोट करेगा, मान लो वो N1 जो है वो डिनोट कर रहा है छोटे नंबर को, स्मॉल नंबर को N1 डिनोट कर रहा है। और जहां पे वो पहुंचा है वो जो है वो लार्ज नंबर है, उसको जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, N2। हम यहां से ही मान के चल पड़ते हैं। N1 1 लगा हुआ है तो 1 क्या है, छोटा नंबर। और N2 2 जो है वो कैसा है, बड़ा नंबर। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है एक स्टेट में था या एक शेल में था, और उस शेल का नाम क्या था, N1। वहां से वो उठा और उठ के जो है वो कहां चला गया, किसी शेल N2 में। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने मानना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया N1 शेल से उठ के कहां पे, N2 पे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो N1 जो है वो क्या है, इनिशियल, और N2 जो है वो क्या है, फाइनल। तो अगर मैं एनर्जी इनिशियल लिखूंगा तो N की जगह क्या लिख लूंगा मैं, N1। और अगर मैं एनर्जी फाइनल लिखूंगा तो N की जगह मैं क्या लिख दूंगा, N2। बाकी सारा डाटा तो क्या रहा है, सेम। कि अगर हम बात करना चाहें किसके बारे में, एनर्जी इनिशियल, तो इनिशियल के कोरस्पोंडिंग जो शेल का नंबर है वो क्या है, N1 है। तो N1 के लिए बात करी तो यहां पे जो काम है वो हमारे पास क्या होगा कि शेल के नंबर की जगह क्या रख लेंगे, N1। तो काम क्या बन जाएगा, माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई पावर 4 और इंटू में कितना, जेड स्क्वायर। बस शेल का जो नंबर था, शेल का नंबर जो है सर वो क्या हो गया, N1 स्क्वायर, और साथ में जो चीज है वो क्या बन गई हमारे पास, H का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। जहां पहले था उसकी एनर्जी बताओ, उसके कोरस्पोंडिंग जो शेल का नंबर है वो क्या है, N1 है। N1 स्क्वायर और इंटू में कितना हो जाएगा, H स्क्वायर। अब जहां फाइनल है, फाइनल एनर्जी अगर मैं लिखता हूं तो फाइनल जो एनर्जी है बेटा वो क्या बनेगी, माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई पावर 4 जेड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, फाइनली वो कहां है, फाइनली अगर मैं बात करता हूं तो फाइनली जो वैल्यू है वो कहां पे है, N2 पे है। तो ये क्या बन जाएगा, N2 का स्क्वायर और इंटू में कितना हो जाएगा, H का स्क्वायर। इतनी चीजें जो है ना वो हमें पता है। मानते हो आप इस बात को कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है, ये बिल्कुल बेसिक सा डाटा हमारे पास है कि एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो कितना है, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये तो ब्रीफ करके फॉर्मूला था, ठीक है, जब हम कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू को पुट कर चुके होते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला हमने कल डिस्कस करा था। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन N1 से उठ के कहां चला गया, N2 पे। तो जहां पहले था उसका नाम क्या होता है, इनिशियल, और जहां बाद में है वो क्या होता है, फाइनल। तो अगर एनर्जी इनिशियल लिखनी है तो N की जगह क्या लिख दूंगा, N1, और अगर एनर्जी बाद की लिखनी है तो N की जगह क्या लिख दूंगा, N2। इतनी बातें जो है सर वो मुझे पता है। अगर ये बातें मुझे पता है तो अब काम बड़ा आसान सा है। ठीक है, कि आगे की चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, यूजिंग बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है, बोर साहब का
थर्ड पोस्टुलेट अगर मैं इस्तेमाल करूं तो काम हमारे पास क्या बनेगा, यूजिंग बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो उन्होंने क्या कहा था कि एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल किसके बराबर था, H इंटू न्यू। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इस न्यू को हम क्या लिख सकते थे, एच सी बाई लैम्डा। दोनों काम उन्होंने कहे थे कि इलेक्ट्रॉन जब शेल में चक्कर लगाता है तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। रेडिएट कब करता है, जब वो अपनी शेल को बदलता है। जब वो हाइयर शेल से कहां आता है, लोअर में, तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है। और जब वो लोअर से कहां जाता है, हाइयर में, तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है। मानते हो आप इस बात को? तो वही थर्ड पोस्टुलेट जो वो हम इस्तेमाल करने आ रहे हैं कि सर एनर्जी फाइनल जानते हैं, एनर्जी फाइनल की वैल्यू, एनर्जी इनिशियल की जगह एनर्जी इनिशियल भी जानते हैं। दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमें पता है, इनको पुट करना शुरू करते हैं तो चीजें हमारे पास क्या है, फाइनल एनर्जी क्या बनेगा, माइनस का 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर ई पावर 4 जेड स्क्वेयर। फाइनल फाइनल कहां पहुंचा था वो, N2 में, N2 का स्क्वेयर और इंटू में कितना हो गया, एच स्क्वेयर। ये वैल्यू जो है, जो हमने फाइनल वाली वैल्यू रखी थी, वो वैल्यू जो है वो फाइनल एनर्जी की जगह आपने रख दी। मानते हो आप इस बात को? अगली जो बात है सर वो हमारे पास क्या हो गया, माइनस, इस फॉर्मूले की जगह क्या लगाया, माइनस। अब इनिशियल वाली एनर्जी, इनिशियल वाली एनर्जी में बस N2 की जगह क्या लिखा हुआ है, N1, क्योंकि वहां पे जो शेल का नंबर था वो क्या था, N1 था। तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वेयर एम, और ये क्या हो जाएगा के स्क्वेयर जेड ई पावर 4 डिवाइडेड बाई इनिशियल वाली एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग क्या था, N1 का स्क्वायर और इनटू में कितना हो जाएगा, H का स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, एच सी बाई लैम्डा। सारे बच्चे यहां तक की बातें मेरे हिसाब से तो समझ पा रहे होंगे कि फाइनल एनर्जी है तो फाइनल वाला शेल नंबर, इनिशियल एनर्जी है तो इनिशियल वाला शेल नंबर। यहां तक का काम पता है। अब सभी बच्चों के मन में एक ही बात चल रही है कि इसके अगला स्टेप क्या होगा। सर N1 और N2 को छोड़ के सब कुछ कॉमन आ रहा है, तो उसको क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। समझ पा रहे हैं सारे बच्चे इस बात को कि सर इन दोनों में सब कुछ कॉमन है, बस किसको छोड़ दो, N2 को छोड़ दो, और वहां पे किसको छोड़ दो, N1, मतलब स्क्वायर है उनके, उनको छोड़ के सब कुछ कॉमन आ रहा है, तो पहले उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा, 2 पाई स्क्वायर एम, बिना माइनस के ले लेते हैं, के स्क्वायर ई पावर 4 जेड स्क्वायर, इसको कॉमन लिया। नीचे से अगर मैं बात करता हूं तो नीचे से कॉमन क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। ये चीज हमारे पास है। अब ये सब कुछ कॉमन आ गया तो यहां पे क्या बचा हुआ है, माइनस बचा हुआ है, और 1 अपॉन क्या बचा हुआ है, N2 का स्क्वायर बचा हुआ है। माइनस है 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पे वैल्यू जो है वो क्या होगी, प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, N1 का स्क्वायर। और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है सर, ये वैल्यू बराबर है एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। कोई बात थोड़ी हो रही है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। सर बोर साहब का थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, वो कहता है कि एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू किसके बराबर है, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल किसके बराबर है, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। फाइनल वो कौन सी स्टेट में था, N2 में, इनिशियली वो कौन सी स्टेट में था, N1 में। बेटा अगर आप ये सोच रहे हो कि इतने बड़ा फॉर्मूला याद कौन करेगा, कोई भी याद नहीं कर सकता। आपको एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, तब जाके इस चीज में जाओगे आप। मतलब सोचो कि ये वैल्यू याद करनी है, बिल्कुल नहीं हो सकती। पता क्या होना चाहिए, बस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल किसके बराबर है, एच सी बाई लैम्डा। एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे, फाइनल है तो N2 रखोगे, इनिशियल है तो N1 रखोगे, जो कॉमन आता है उसको कॉमन लोगे, जो बचा हुआ है वो क्या है, -1 बाई N2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई N1 का स्क्वायर। और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, एच सी बाई लैम्डा। सही है इतनी बात। अगर मैं 1 बाई लैम्डा निकालना चाहूं तो एच सी यहाँ पे कहाँ है, मल्टीप्लाई में, वो इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड में। एच का स्क्वायर है, वंश एक और एच आएगा तो एच क्यूब हो जाएगा। और मयंक जी सी मल्टीप्लाई में, तो वो यहाँ पे भी कहाँ जाएगा, डिवाइड में। मतलब कि अगर इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं 1 बाई लैम्डा की, तो 1 बाई लैम्डा अगर निकालना है तो खुशबू ये जो एच सी मल्टीप्लाई में है वो कहां चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में। तो काम जो वो हमारे पास क्या बन रहा होगा, 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर ई पावर 4 जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एच का स्क्वेयर जो था, एक और एच आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एच क्यूब, और साथ में क्या लग जाएगा, सी। इनटू में कितना था, 1 बाई, इसको प्लस वाले को आगे कर लूं तो क्या हो जाएगा, 1 बाई N1 स्क्वेयर, माइनस में कितना हो जाएगा, 1 बाई N2 का स्क्वेयर। काम जो वो हमारे पास क्या बन गया, 1 बाई N1 स्क्वेयर, और माइनस में क्या हो जाएगा, 1 बाई N2 का स्क्वेयर। और ये चीज जो है सर वो किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर है। समझते हो आप इतनी बात को? ये काम जो है वो हमने करना है। मतलब कि मेन जो बात है जिसपे आपको ध्यान देना है कि सर हमने एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो ये निकाल रखा है। एनर्जी का फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं तुम्हारे लिए।
आपको बेसिक स्टेप जो है वो पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं तो सर हमने एनर्जी का कल फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू माइनस का के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2r। फिर हमने आर की जगह आर वाली वैल्यू रखी थी, क्या था वो, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। मतलब हर चीज का एक बेसिक जो है वो आपको पता है, वहां से चीजें यहां पे बनेंगी। आप सोच रहे हो कि आप डेरिवेशन को यहां से शुरू करो, कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। आपको बहुत बेसिक से पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के, और एक क्या पता था, एमवीआर किसके बराबर है, एनएच बाई 2 पाई। वहां से क्या निकालो, रेडियस। रेडियस पता है तो क्या पता है फिर आपको, काइनेटिक एनर्जी पता है, वहां रेडियस रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर आएगा। मतलब कि यहां से सोल्व करना मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली मुश्किल है, अगर आप एक बार ही तैयारी करके आए हो तो। बार बार तैयारी कर रखी है तो फिर आपको पता होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी का फॉर्मूला सर हमें पता है, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एनर्जी तक का काम पढ़ के आए हो। एनर्जी का ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन N1 से कहां चला गया, N2। जहां था वो क्या है, इनिशियल, जहां पहुंचा है वो क्या है, फाइनल। इनिशियल वाले का नंबर क्या है, N1, फाइनल वाले का नंबर क्या है, N2। तो एक बार n की जगह N1 रखा तो वो क्या है, एनर्जी इनिशियल। एक बार n की जगह N2 रखा तो वो क्या है, एनर्जी फाइनल। दोनों एनर्जी पता है आपको, बाकी तो सब कुछ क्या है, सेम रहा है। अगली जो बात है, पोस्टुलेट ने क्या कहा, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल किसके बराबर है, hc बाई लैम्डा। फाइनल वाले में N2 था, इनिशियल वाले में N1। सब कुछ ही तो कॉमन है सर, बस एक N2 का स्क्वायर और एक क्या है, N1 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो जो hc है वो मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके किसका हो जाएगा, और जो बचा है वो फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। समझते हो आप इतनी बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक के काम में मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई दिक्कत है तो उसको पूछे, नहीं तो इतने काम को उतारे भाई, यहाँ से ही उतार लेंगे। एनर्जी का वो फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद ये काम जो है ना वो करना शुरू करेंगे भाई, निपटाएं इस काम। अब जो काम करना है उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो चीजें जो है वो हमारे पास क्या कुछ है, सुने ध्यान से, कि डाटा जो है वो हमारे पास क्या है, 1 बाई लैम्डा 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एच क्यूब, और इंटू में कितना है c, और यहां पे कितना है जेड स्क्वेयर। जेड स्क्वेयर को थोड़ा सा अलग क्यों लिखा इससे, क्योंकि जेड जो है वो कैसा है, वेरिएबल है, और वेरिएबल चीजें जो हैं उनको छोड़ के बाकी सब कुछ जो पड़ा है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर ई 4 एच क्यूब सी, ये सारा का सारा डाटा जो है सर वो हमारे पास कांस्टेंट है। और अगर ये डाटा कांस्टेंट है तो इसको जो हम नाम देते हैं वो नाम देते हैं आर नोट। क्या नाम दे देते हैं इसको, आर नोट। ये क्या हो गया, जेड स्क्वेयर इंटू में 1 बाई N1 स्क्वेयर, और माइनस में कितना, 1 बाई N2 का स्क्वेयर। ये काम जो है ना वो हमने करना है। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये आपके पेपर में किसी ना किसी रूप में है, कुछ भी पूछा जाएगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये आपके पेपर में आना ही आना है भाई। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर नोट जेड स्क्वेयर 1 बाई N1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वेयर। ये काम जो है ना वो हमारे पास है। अच्छा, 1 बाई लैम्डा जो है इसको जो है वो हम क्या भी कह देते हैं, न्यू बार कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यू बार। न्यू बार का क्या मतलब है, वेव नंबर। क्या होता है न्यू बार, वेव नंबर। अब ये वेव नंबर क्या है सर, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। न्यू बार किसको लिखा है, 1 बाई लैम्डा को। 1 बाई लैम्डा है तो रेसिप्रोकल किसका है, वेवलेंथ का। न्यू बार जो है वो हमारे पास वेव नंबर है, और इसकी यूनिट की बात करूंगा तो क्या होगा, मीटर इनवर्स। जानते हो मीटर इनवर्स कैसे, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई मीटर, 1 बाई मीटर क्या बनेगा, मीटर इनवर्स बनेगा। आर नोट जेड स्क्वेयर 1 बाई N1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वेयर। अब जानना किसको चाहते हैं, आर नोट। आर नोट इस सारे रेड की जगह क्या आया है, ये आर नोट, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट इसको कहते हैं। और ये जो फॉर्मूला बना है इसको नाम दिया गया रिडबर्ग फॉर्मूला। क्या नाम दिया गया इसको, न्यू बार इज इक्वल टू ये, और ये जो काम है सर ये क्या कहलाता है, ये जो फॉर्मूला है इसको क्या कहा जाता है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट और रिडबर्ग्स फॉर्मूला, मतलब कि आपका जो काम है वो ये रिडबर्ग फॉर्मूला याद करना है। रिडबर्ग फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, मतलब कि अगर आप 12th फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। अब बचा क्या है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू हम लिखना चाहते हैं, तो आर नोट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.097 10⁻⁷। इसकी यूनिट क्या होगी, कोई बच्चा बताएगा। आर नोट की यूनिट तो बतानी है, जेड, जेड की कोई यूनिट नहीं, शेल के नंबर की कोई यूनिट नहीं, तो आर नोट की यूनिट क्या होगी, 1 बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा जो है वो क्या है, मीटर इनवर्स है। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं तुम्हें बता रहा हूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से,
आर नोट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है 1/r0। कौन इंपॉर्टेंट ज्यादा है? 1/r0। और 1/r0 जो है वो बराबर होता है 911 एंगस्ट्रॉम के। किसके बराबर होता है? अगर क्वेश्चन खुद से ना दे तो आपको 1/r0 कितना लेना है? 911 लेना है। अगर क्वेश्चन दे दे तो फिर जैसा कहेगा वैसा आपको मानना पड़ेगा। समझ आ गई बात आपको कि भाई 1/r0 जो है वो कितना है? 911 एंगस्ट्रॉम है। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जो नीट के पेपर में भी आ चुका है, हमारे बोर्ड में भी आ चुका है। उसमें 1/r0 क्वेश्चन खुद से कह रहा है 913। तो हमने अपनी नहीं चलानी है, उस टाइम पे क्वेश्चन की माननी है। ठीक है कि सर ने कही थी 911 लेना है, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन ने खुद से 913 का है, जैसे क्वेश्चन क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन खुद से कहता है ना पाई टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, तो उस टाइम पे एग्जैक्ट आंसर किससे निकलता है? 3.14 से निकलता है। या फिर अगर मैं बात करूं ग्रेविटी वाले सवाल थे, उनमें क्वेश्चन खुद से कहता था कि टेक जी 10, जहां क्वेश्चन ने खुद से जी को 10 कहा है वहां पे आपको कितना ही लेना पड़ता था? 10 ही लेना था। उसी तरीके से मैं बता रहा हूं कि नॉर्मली 1/r0 किसके बराबर है? 911 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 913 लो, तो फिर आपने 913 ही लेनी है। समझ आ गई मेरी बात? दोबारा से देख लो कि 1/λ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये सारा कांस्टेंट जो वो क्या कहलाता है? r0। इसका नाम क्या है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी यूनिट क्या है? इसका रेसिप्रोकल क्या है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब अब हम डील करेंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पे। अगले 3 दिन ये फॉर्मूला ही चलेगा और नहीं चलना कुछ भी। उतार लीजिए इस काम को। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो 1/r0 जो वो पता चल गया 911 एंगस्ट्रॉम। अब मेन जो बात है, मतलब ये फॉर्मूला तो सुबह शाम आपको याद करना है कि 1/λ जो है वो किसके बराबर है? r0 z स्क्वायर इंटू में 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर। कल जो है मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाऊंगा जो बोर्ड में आ रखे हैं, और आप देखोगे कि कल का पूरा दिन जो है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर जाएगा, परसों का भी इसी के ऊपर जाएगा। मतलब परसों का दिन जो है, मतलब अगर हम क्लास लेते हैं, मतलब 2 दिन जो है लगातार हम इसी के क्वेश्चन कर रहे होंगे। कुल मिला के कहानी ये है कि 1/λ किसके बराबर है? r0 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ है। r0 रिडबर्ग कांस्टेंट है। z का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। n1 क्या है? शेल नंबर। कौन सा? छोटे वाला। और n2 जो है वो कौन सा है? बड़े वाला। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमें पता है। अगर मैं बात करना चाहूं किसके बारे में? फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर मैं इस फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कंसंट्रेटेड कर दूं? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमें क्या पता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा कि 1/λ इज इक्वल टू r0, z की जगह क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस में कितना? 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा कि सर अगर हम इस फॉर्मूले को किसके लिए ओरिएंटेड कर दें? अगर इस फॉर्मूले को हाइड्रोजन के लिए ओरिएंटेड कर दें तो z की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1। z की जगह 1 रखूंगा तो 1/λ r0 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये जो काम है ये हमारे पास क्या बन गया कि 1/λ इज इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए क्या बन जाएगा? r0 1/n1 स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? 1/n2 का स्क्वायर। इस तरीके से काम हमारे पास है। अगली जो चीज है वो हमने क्या करनी है? अगली बात अगर मैं करना चाहूं तो 1/λ ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन के लिए। क्यों? क्योंकि हमने z की जगह कितना कर दिया है? 1 कर दिया। ये काम जो है वो आपको पता है। जल्दी उतारें इस काम को, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ भी नहीं है, वो फॉर्मूला जितना उतार रखा है उसमें बस अब हाइड्रोजन एटम को ऐड करेंगे कि अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है? 1 के बराबर। इतना काम जो है सर वो हमें पता है। इसके बेसिस पे अब हम आगे चल रहे हैं। अब इनके बेसिस पे हमने काम जो है वो क्या लगाना है? सुनो भाई ध्यान से कि लास्ट टाइम जो है वो हमने क्या करा था। कल जो है वो मैं आपको क्या समझा के भेजा था मैंने कि भाई हमारे पास जो है वो अलग अलग शेल नंबर हैं और उनके कोरस्पोंडिंग अलग अलग जो है ना वो हमारे पास क्या है? एनर्जी है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कल करा था कि ये अलग अलग शेल नंबर के लिए अलग अलग एनर्जी जो है ना वो मैंने लिखी थी कि भाई हमने जो है इनफाइनाइट नंबर तक की शेल के लिए क्या बना लिए थे? इस तरीके से डायग्राम जो है ना वो बनाया था कि अगर मैं बात करता हूं तो कल मैंने यहां पे लिखा था कि शेल का नंबर जो है वो कितना है? 1। शेल का नंबर कितना है? 2। पहले ये जो गैप है वो क्या था? ज्यादा। n इज इक्वल टू 3, ये वाला n इज इक्वल टू 4 था, और ये जो n इज इक्वल टू कितना था? इनफाइनाइट था। आवाज ना करें, शांत हो जाएं, समझे चीजों को ध्यान से कि अब जो काम है वो हमने क्या करना है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी स्टेट से कहां आना चाहिए?
शेल नंबर 1 में आना चाहिए। मतलब कि कोई सी भी एक्साइटेड स्टेट है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो क्या, कि अब जो है ना वो नाम लिए जाएंगे। जैसे एक नाम लिया जाएगा ग्राउंड स्टेट। क्या नाम है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है कि शेल नंबर 1, n इज इक्वल टू कितना है? 1 है। मान लो वो कहता है फिफ्थ स्टेट, तो फिफ्थ स्टेट का क्या मतलब है? n इज इक्वल टू 5 है। मतलब जैसा वो नंबर कहेगा वैसा आपने शेल का नंबर ले लेना है। ग्राउंड स्टेट का मतलब सबसे बेसिक। सबसे बेसिक क्या है? n इज इक्वल टू 1। फिर फिफ्थ स्टेट का तो n कितना है? 5। अब वो एक वर्ड यूज करेगा एक्साइटेड। मान लो वो क्या कहता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या कहा गया है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक तो वर्ड क्या कहता है वो? फर्स्ट स्टेट। एक वर्ड जो उसने क्या यूज करा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो एक बढ़ा के लेना है बेटा आपने। फर्स्ट में एक बढ़ जाएगा, किसकी वजह से? एक्साइटेड की वजह से। तो फर्स्ट में एक बढ़ाया तो वो कितना हो गया? n इज इक्वल टू 2। मान लो वो कहता है सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, एक बढ़ा के ले लेंगे। मतलब कि सिक्स्थ स्टेट कहा तो वही लेना है, लेकिन अगर एक्साइटेड कहा तो एक बढ़ा के लेना है। कि अगर मैं बात करता हूं, उसने कहा ग्राउंड स्टेट, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट सबसे ज्यादा यूज होगा, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 1। अगर नॉर्मल नाम कहा है, बस नाम कहा है और उसके पीछे स्टेट लिया है, तो सिंपल काम है। अगर एक्साइटेड का है तो एक बढ़ा के लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको फिफ्थ स्टेट का है तो n कितना है? 5। फर्स्ट एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब एक बढ़ा दो, तो फर्स्ट में एक बढ़ा दिया तो कितना बन गया जाए? 2। मान लो सिक्स्थ एक्साइटेड का है, एक्साइटेड का मतलब एक और बढ़ाना है, तो 6 में एक बढ़ाया तो कितना बन गया? 7। इस तरीके से काम जो एक तो ये काम चलेगा। अगली जो बात है वो अब आपने क्या करना है भाई, सबसे लोएस्ट जो शेल है उसका नंबर क्या है? 1। इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से चला और आके कहां रुका? फर्स्ट पे। तो अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड स्टेट से चला और आके कहां रुक गया? फर्स्ट में। मान लो वो थर्ड से चला और आके कहां रुक गया? फर्स्ट में। फोर्थ से चला आके कहां रुक गया? फर्स्ट में। किसी भी शेल से चला लेकिन आके रुका कहां पे है? फर्स्ट में रुका है। तो ये जो सारा काम है, मतलब कि जिसमें आके वो रुका कहां पे है, क्योंकि आपको एक बात पता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा कहां पहुंच जाएगा? हायर में। हायर में वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। आसमान में हो तो अनस्टेबल ही हो ना, कहां आके रुकोगे? जमीन पे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आके ही जो इंसान है वो क्या होगा? स्टेबल। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कहां कूद गया? हायर में। हायर में क्या होता है? अनस्टेबल। तो दोबारा कहां आएगा? लोअर में आएगा। तो सबसे लोअर जो नंबर है वो कौन सा नंबर है? n इज इक्वल टू 1। कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चले लेकिन आके रुकेगा कहां पे? फर्स्ट शेल पे। तो इस काम को या इस सीरीज को जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है लाइमन सीरीज। क्या नाम दिया जाता है बेटा? लाइमन सीरीज जो है ना वो इसको हम नाम देंगे। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। आपने ये जो डायग्राम है वो कल वाले में ही बना लेना है, दोबारा से नहीं बनाओगे इसके लिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बनाओगे बाद में। पहले ध्यान से सुनो कि मैं जो काम करवाने जा रहा हूं वो किसके लिए काम करवाने जा रहा हूं? लाइमन सीरीज के लिए। और जब मैं लाइमन सीरीज के लिए काम करूंगा, ध्यान से समझेंगे, ये याद हो चीजें कि सर यहां पे n1 छोटे वाला नंबर क्या है? 1। और इलेक्ट्रॉन आ कहां से सकता है? इलेक्ट्रॉन सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है, फिफ्थ से भी आ सकता है, और अप टू कहां तक? इनफाइनाइट से भी। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चले लेकिन आके रुकना कहां चाहिए? फर्स्ट में। चाहे वो सेकंड से फर्स्ट में आ जाए, चाहे वो थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, चाहे वो इनफाइनाइट से फर्स्ट में आ जाए, कहीं से भी चले लेकिन आके वो रुकेगा कहां पे? फर्स्ट। अगर आके वो फर्स्ट में रुकता है तो ये जो काम है, ये जो सीरीज है, ये क्या कहलाती है? लाइमन सीरीज। तो अगर मैं ये फॉर्मूला जो हमारे पास था कि 1/λ, क्या फॉर्मूला था हमारे पास? R0 Z, हाइड्रोजन के लिए काम कर रहे हैं बेटा, 1/n1 स्क्वायर, और माइनस में कितना था? 1/n2 का स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मूले को लाइमन सीरीज के लिए लिखूं, 1/λ फॉर लाइमन, L का मतलब यहां पे क्या है? लाइमन, या LY लगा देता हूं तुम्हारे लिए कि लाइमन सीरीज के लिए लिखेंगे, तो R0 तो R0 है, 1/n1, n1 का मतलब 1। अगर n1 1 फिक्स हो जाए तो इसका मतलब सीरीज कौन सी है? लाइमन। और n2 तो जो है वही स्वाद अनुसार आप कुछ भी ले सकते हैं कि भाई n2 की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, क्या हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। लेकिन जो फिक्स हो चुका है उसका नाम क्या है? n1। और n1 जो है वो कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, कहीं से का मतलब किसी भी शेल से आए, लेकिन आके कहां रुकता है? अगर फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल में अगर रुकेगा तो उस काम को क्या कहा जाएगा? लाइमन सीरीज कहा जाएगा। समझ पाए इस बात को? अब n2 की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? 2, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। उसके लिए जब हम बात करने चलेंगे
तो दो चीजें जो है वो हम ले लेते हैं कि एक बार जो N2 है, लाइमन के लिए ये काम करने हम चले तो N2 की मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी ली है आपने? 2 ली है। मिनिमम वैल्यू N2 की कितनी है? 2। और N2 की जो मैक्सिमम जो वैल्यू है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो कितनी है? इनफाइनाइट। ये वैल्यू किसकी बता रहा हूं? N2 की। कौन से के लिए बता रहा हूं? लाइमन सीरीज के लिए, क्योंकि लाइमन में N1 फिक्स है और N1 की वैल्यू कितनी थी? 1 के बराबर थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो काम क्या होगा? 1/λ फॉर लाइमन, इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? R0, यहां पे कितना था? 1 बाई, या लाइमन के लिए तो काम चल ही रहा है तो 1/λ ही लिख लेता हूं। 1/N1, N1 की जगह तो 1 फिक्स है क्योंकि काम किसके लिए कर रहे हो? लाइमन के लिए। 1 माइनस N2, N2 के स्क्वायर की जगह क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। बेटा देखो ना यहाँ पे कि 1/λ किसके बराबर था? R0, 1/1 का स्क्वायर। N2 जहां पे मुझे लिखना है वहां पे मुझे क्या लिखना है? 2। और एक बार N2 की जगह क्या लिखना है? इनफाइनाइट। मैं एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं, सबसे पहले के साथ क्या होगा और सबसे आखिरी के साथ क्या होगा। तो ये काम जो है ना वो मुझे पता है। 1/λ R0, लाइमन था तो N1 कितना है? 1। और मैं किसके लिए आंसर निकालना चाह रहा हूं? 2 के लिए। ये काम मुझे करना है। तो 1/λ बना और ये क्या हो गया? R0, यहां पे बात करूंगा तो 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर जो है अक्षत कितना होता है? 4। और 1 में से अगर मैं किसको माइनस करूंगा? ये R0 लिखा, और यहां पे बात करूंगा तो 1 माइनस 1/4 किसके बराबर है? 3/4। जानते हैं आप इस काम को? कोई दिक्कत है? आप इसको उल्टा करो, क्योंकि आपको 1/λ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? लैम्डा। लैम्डा दीपाली चाहिए तो क्या कर लेंगे बेटा? उल्टा। इसका उल्टा करूंगा तो 4/3, और R0 का उल्टा करूंगा तो 1/R0। सही है ये बात भी? मैं वही तो कह रहा हूं तुम्हें इतनी देर से कि तुम्हें R0 नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिएगा? 1/R0। हर जगह इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा। उल्टा करना पड़ेगा तो नीड किसकी पड़ेगी? 1/R0 की। इस वैल्यू को अगर थोड़ा सा लिखना चाहूं तो 4/3 ये कितना हो जाएगा? 911, और ये कितना हो जाएगा? 3644 डिवाइडेड बाई कितना? 3। सोल्व करूंगा तो 1214.6, और ये आंसर किस में है? एंगस्ट्रॉम में। समझ आ गई ये बात आपको? पहली वेवलेंथ आपने निकाल दी कि पहली वेवलेंथ कितनी है? 1214.6 एंगस्ट्रॉम। जानते हो आप इस बात को कि सर हमने लाइमन की वजह से तो N1 कितना माना था? 1। मैं कौन सी वैल्यू के लिए निकालना चाह रहा हूं? 2 के लिए। तो 2 के लिए मेरा काम क्या हो गया? 1/, इस तरीके से काम जो है ना वो हमें पता है। अब इनफाइनाइट वाले के लिए निकालूंगा तो 1/λ। सुनो भाई ध्यान से, तो R0 की जगह मैंने क्या लिखा? R0 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि लाइमन का काम है, और इनफाइनाइट वाला काम करना है तो 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। और समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या कहलाता है? 0। तो समथिंग बाई इनफाइनाइट तो 0, इसको छोड़ देंगे, और ये क्या हो जाएगा कि 1/λ किसके बराबर है? R0। खाली R0 ही रह गया। इसको उल्टा करूंगा तो क्या बन गया? लैम्डा, और इसका उल्टा करूंगा तो ये क्या हो गया? 1/R0। और ये आंसर कितना हो गया? 911 एंगस्ट्रॉम। मानते हो आप इस बात को? इसका मतलब लाइमन की जो सीरीज है वो 1214 से शुरू होगी और खत्म कहां हो जाएगी? 911 पे। मतलब कि अगर इसकी ये वेवलेंथ लिखूंगा इस साइड वाली तो ये कितनी है? 1214.6 एंगस्ट्रॉम, और ये जो है ये कितनी है? 911 एंगस्ट्रॉम। और ये वैल्यू जो है ये गौतम जी लाई करती है अल्ट्रा वोयलेट रीजन में। किस में लाई करती है? क्योंकि आपने क्या वैसे ही बता दिया? नहीं, हमने वैल्यूज निकाली हैं कि 1214 से लेके 911 एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके बीच में लाई करता है? यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये लाई करता है। तो वहां पे हमें पता चल गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो किसी भी कैलकुलेशन का आंसर क्या आ रहा है? लाइमन सीरीज। वो पूछेगा कि कौन से स्पेक्ट्रम में ये लाई करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये लाई करेगा। सही है? एक तो बात ये पता चलेगी कि 1214 से शुरू होगी ये और खत्म कहां हो जाएगी? 911। या उल्टी शुरू करें तो 911 से शुरू होगी और खत्म कहां हो जाएगी? 1214 पे खत्म हो जाएगी। समझ आ गई ये बात? ठीक है जी। अगली जो बात है, यहां से आपको और भी बातें जो है वो पता चलेंगी। मैं आपको घर के लिए सवाल देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपने ये वैल्यू निकाल के लानी है कि जब थर्ड से कहां आएगा इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट में। तो बताओ कि आंसर कितना आएगा? वहां से आपको एक बात पता चलेगी कि क्या होगा। सुनो ध्यान से। अब जब N2 को मिनिमम लिया था तो वेवलेंथ कितनी आ रही है? 1214। और जब N2 को मैक्सिमम लिया था तो वेवलेंथ क्या है? मतलब ये जो वेवलेंथ है इसकी क्या आएगी? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ कौन सी होगी? 911 जो है वो छोटा आंसर है, और ये जो आंसर है इसका क्या आएगा? लार्जेस्ट आएगा। कुल मिला के एक कंक्लूजन यहां से ये निकल गया कि वेवलेंथ जब छोटी निकालनी है तो N2 कितना लेके चलो? इनफाइनाइट। और अगर वेवलेंथ बड़ी निकालनी है तो उससे जस्ट अगला नंबर। जैसे लाइमन कहां से शुरू होता है? 1 से। तो कौन सा नंबर ले लेंगे? 2 ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे। समझ आइए वंश बात कि आपने N2 को कितना लिया भाई? इनफाइनाइट। तो वेवलेंथ क्या आई है? छोटी। मतलब कि मैं आपसे कहूं कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ करनी है तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी? जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहां आएगा?
फर्स्ट पे आएगा, मतलब कि फर्स्ट के लिए अगर बात करूं, मतलब कि जब सबसे लास्ट में से इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, सबसे कम रहती है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। सुनो ध्यान से कि चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, ऐसा क्यों, ये अलग अलग वेवलेंथ क्यों मिल रही है, क्योंकि इन दोनों में गैप कितने का है, 10 की एनर्जी का। ठीक है, आपको ये पता है ना कि ये जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी बताई थी मैंने, माइनस का 13.6, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बताई थी, माइनस का 3.4, और इसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी थी, 0। तो इन दोनों में गैप कितने का है, 10 का, और पहले और आखिरी में गैप कितने का है, लगभग 13.6 का है। तो हमें क्या पता है, एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर है, hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। जब एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो लास्ट में और पहले में एनर्जी का डिफरेंस क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। ठीक है, तो जब भी आपसे ये पूछा जाएगा, मैं कल ही एक सवाल करवाऊंगा आपको, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का नाम आते ही क्या पता हो जाएगा कि n2 तो कितना लेना है, इनफाइनाइट लेना है। n2 कितना लेना है, इनफाइनाइट। समझ पाए आप मेरी बात को। दोबारा से एक फॉर्मूला जो बार बार आपने पढ़ना है वो क्या, कि 1 बाई लैम्डा किसके बराबर है, आर नोट जेड स्क्वेयर 1 बाई n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वेयर। हाइड्रोजन एटम के लिए बात करी तो जेड कितना है, 1 है। अब अगला काम जो आपने करा है उसमें काम जो आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन आके कहां रुक जाए, फर्स्ट में। तो n1 कितना मान लिया, 1। n2 कहीं से भी आए, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट, कहीं से भी आएगा तो वो क्या कहलाएगा, लाइमन। इसकी जब हमने स्मॉलेस्ट वेवलेंथ निकाली तो वो n2 से आ रही थी, जब n2 कितना था, इनफाइनाइट। और जस्ट अगला नंबर लेते हैं तो वो क्या रहती है, मैक्सिमम। इस रेंज के हिसाब से हमें पता चल गया कि ये कैसा था, ये जो है ये अल्ट्रा वोयलेट रीजन में लाई करता है। ये बात हमें पता चली। अगली जो बातें हैं वो हमने क्या करनी है, लाइमन सीरीज के बाद अगला नंबर किसका आता है, हमने जोर लाइमन पे लगा दिया, बाकियों पे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाल्मर सीरीज जो है, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन आके रुकेगा कहां पे, सेकंड स्टेट में। ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सेकंड में रुक जाए, आके कहां से रुकेगा, आ कहां से सकता है, हाइयर से आएगा, थर्ड से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, अप टू कहां से आ सकता है, इनफाइनाइट। अगर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ बतानी है तो n2 को कितना लेना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है तो n2 कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। और लार्जेस्ट वेवलेंथ बताएंगे इसकी तो n2 कितना लिया जाएगा, 3 लिया जाए। अच्छा, ये जो है ये लाई करता है विजिबल में, ये किस में लाई करता है, तो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो बाल्मर के ही पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये किस रीजन में लाई करता है, विजिबल रीजन में लाई करता है। ठीक है, जैसे वो अल्ट्रावायलेट में है तो इसका कहां होगा, विजिबल में। इसका जनरल फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाई लैम्डा फॉर बाल्मर क्या बनेगा, आर नोट 1 बाई n1, n1 की जगह कितना है, 2 का स्क्वायर, और n2 तो स्वाद अनुसार आप जो वैल्यू चाहिए वो रख सकते हैं भाई। लार्जेस्ट चाहिए तो 3 ले लोगे, स्मॉलेस्ट चाहिएगी तो क्या ले लोगे, इनफाइनाइट। और कुछ चाहिए तो और के हिसाब से कर लोगे, सही है। तो अगला जो नंबर है फिर किसका आता है, ये लाइमन होगी, बाल्मर होगी, फिर नंबर किसका है, पाश्चन सीरीज का। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने पढ़ रखा है पहले, लाइमन सीरीज, बाल्मर, उसके बाद नंबर किसका है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चले और इलेक्ट्रॉन चल के अगर कहां रुक जाता है, 3 में, आ कहां से सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से, 7 से अप टू कहां तक, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब लैम्डा क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट रहेगा, और n2 ये 4 लिया गया तो लैम्डा क्या रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा। अच्छा, ये लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में, किस में लाई करता है, ये इंफ्रारेड रीजन में ये लाई कर रहा होता है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन। उसके बाद नंबर ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझें भाई, तो ब्रैकेट सीरीज में अगर हम बात करें, ये भी किस में लाई करता है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आएगा और आके कहां रुक जाएगा, फोर्थ वाली शेल में। आ कहां से सकता है, 5, 6, 7 अप टू कहां तक, कहीं से भी आए। इनफाइनाइट का मतलब स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वेवलेंथ। जस्ट अगला नंबर लेते हैं तो वेवलेंथ क्या जाती है, लार्जेस्ट। इसी तरीके से ब्रैकेट सीरीज हो गया, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट। फिर नंबर क्या है, पी फंड सीरीज है। पी फंड सीरीज क्या कहेगी कि मैं भी किस में लाई करती हूं, इंफ्रारेड रीजन में। इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आएगा और आके कहां रुक जाएगा, 5th शेल में। आ कहां से सकता है, 6 से, 7 से, 8 से अप टू कहां से, इनफाइनाइट से। ये बातें जो है ना वो हमारे पास है, समझ पा रहे हो। अगला भी है 6th, हम फ्री कहते हैं, हमें नहीं करने की जरूरत है। कि मेन जो बात है आज, एक बात जो आप अपने साथ लेकर जा रहे हो वो क्या, रिडबर्ग फॉर्मूला, जो क्या है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर नोट 1 बाई
n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n2 जो है वो क्या है, बड़ा नंबर है, और n1 क्या है, अगर कहा फिफ्थ स्टेट तो n कितना 5, अगर कहा फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट तो n इज इक्वल टू 6। 1/r0 कितना 911 एंगस्ट्रॉम। जानते हो इतनी बातों को, इनके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद जो है काम खत्म करेंगे भाई, ठीक है।